डॉक्टर पीयूष ढवले, जिन्होंने एमबीबीएस इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया, डीएनबी ऑर्थो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से, जहां उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, जिसे अपोलो हॉस्पिटल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड, हैदराबाद ऑर्थोपेडिक ट्रियोमा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में बेस्ट पेपर का अवार्ड मिला, पुणे में बेस्ट लॉन्ग केस प्रेजेंटेशन अवार्ड, ऐसे कई सारे प्रेजेंटेशंस में अवार्ड हासिल कर कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा लिया। मरीजों की सेवा करने में इनकी खास रुचि है, जिसके फलस्वरूप कई हॉस्पिटल्स में इन्होंने अपने कार्य का योगदान दिया। एनडीएमवीपी कॉलेज नासिक में लेक्चरर रहे, साईं बाबा हॉस्पिटल शिरडी में कंसल्टेंट भी रहे, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल, आस्था हॉस्पिटल नागपुर में अपना बेहतरीन योगदान दिया। अब वे सुखकर्ता हॉस्पिटल मार्गी नगर रिंग रोड नागपुर में अपना सफल क्लिनिक चला रहे हैं। टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर पीयूष ढवले, जो कि एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हमें बताएंगे ऑस्टियोपोरोसिस किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे बचे। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस यह किस तरह की बीमारी है, एग्जैक्टली क्या होता है इस बीमारी में? Osteoporosis is a basically brittle bone disease. ब्रिटल बोन क्या है? Brittle bone means कमजोर हड्डियाँ। अच्छा। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में पर से ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट एन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बट इसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये बड़े प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों से कैल्शियम लीक हो जाता है, कैल्शियम बाहर निकल जाता है हड्डियों से, तो हड्डियों का जो आर्किटेक्चर है वो एम्प्टी हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट एम्प्टी आर्किटेक्चर एम्प्टी होने के कारण फ्रैक्चर कॉमन हो जाता है, बिकॉज बोन ब्रिटल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वो टूट सकता है। यानी हड्डियाँ खोखली हो जाती है, हड्डियाँ खोखली हो जाती है, अच्छा। यस, हड्डियाँ खोखली हो जाती है, उसके कारण फिर फ्रैक्चर्स होते हैं। तो बहुत बार जब पेशेंट आते हैं मेरे पास तो बोलते हैं कि मम्मी जस्ट बाथरूम में गई और बाथरूम में गई, जस्ट शी हैड अ जस्ट ट्रिवियल जस्ट हैड अ फॉल और हड्डी टूट गई उनकी, और दे हैव फीमर फ्रैक्चर्स, फीमर टिबिया फ्रैक्चर्स, एंकल फ्रैक्चर्स, स्पाइन फ्रैक्चर्स। बहुत बार कफ करने के बाद, मतलब किसी पेशेंट को खांस रहा है एंड जोर से जर्क हुआ एंड ही हैज गॉट अ स्पाइन फ्रैक्चर। सी स्पाइन हिप फ्रैक्चर्स आर नॉट सो फ्रैक्चर्स, ऐसे फ्रैक्चर्स नहीं है कि हम चल रहे हैं और वी कैन जंप ऑन स्पाइन, वी कैन जंप ऑन योर फीमर, राइट? अपन जंप कर सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बोन होता है वो कि यू कैन जंप ऑन इट। लेकिन अगर वो जंप करने से नहीं, सिर्फ खांसने से यू आर हैविंग अ ब्रेकेज ऑफ दैट बोन, दैट how brittle that bone is, because the osteoporosis is so rapidly increasing. In 7 years time the incidence has been increased by 3 folds. Again 5 years time it will increase by 5 fold. If that 5 fold means almost every third individual will be having osteoporosis at the age of 40-50. तो मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि इसका स्तर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 100 पेशेंट में से 2-3 पेशेंट्स होते थे, लेकिन अभी 40 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स या 15 पेशेंट्स ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं। तो इसके पीछे की वजह मैं एग्जैक्ट जानना चाहूँगी। पहला कारण तो ये है कि हमारा खाना, जो व्हाट वी ईट, जो हम खाते, it is containing less of the calcium and more of a fat and lipid and proteins. Probably we are eating more. Definitely proteins are good, but in excess ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाना भी बेटर, अच्छा नहीं है, ठीक है? तो पहला कैल्शियम डाइट। सेकेंड थिंग इज ऑल पेस्टिसाइड मिक्स्ड फूड, कैल्शियम डिस्ट्रॉय करता है मतलब बट जैसे आपने अभी कहा कि पेस्टिसाइड्स कैल्शियम को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन आजकल जो हम फूड खाते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होता है, दैट इज ऑल पेस्टिसाइड मिक्स्ड। तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट नाउ वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, तो वी कैन जस्ट ईट अ फोर्टिफाइड फूड which are mixed with calciums and all. Fortified soya is there, fortified milk is there, low toned milk is there, we can eat that, we can consume that. Anyhow, this is one of the reason, diet is one of the reason. Second reason is exercises. We are lacking exercises, अपन exercises नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो sedentary habits हो गई है, अभी right now if we मतलब मुझे भी देखा जाए तो probably I don't do much exercises. ऐसे कि मैं इतना 4 ऑपरेशन करता हूँ दिन में, यार थक जाता हूँ, how can I exercise? That is not an solution for that. That is only a exertion. You need a weight bearing exercise, you need a posture training exercise, you need a
balancing exercise and you need a exertive exercise. These are all exercise के terminologies है. I'll come to you when I'll be discussing the exercises part. But ये चारों चीजें अगर exercise में आती है तो ही it is called as exercise. But in exertion it is only a weight bearing or mental stress. So that is the reason why exercise and exertion are entirely कॉमन different. भी हम सुनते हैं, हाँ. बहुत लोग कहते हैं कि इतना हमारा फिजिकल वर्क होता है उसी में एक्सरसाइज उसी में हो जाती एक्सरसाइज है. नो दैट इज नॉट वो एक्सरसाइज और exercise नहीं एक्सर्शन होती दोनों अलग अलग होते हैं. यू डू योगा ऑल्सो, यू डू एरोबिक्स ऑल्सो एंड यू डू ऑल्सो जिमिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. दे आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस. सी what is there in a bone is a hard structure, hard structure filled with calcium and a architecture. One architecture is there. See, the bones has a architecture ओके. and there are some dots there, and where that dots the calcium has been deposited. अच्छा. That is the thing. This structures is उसके ऊपर मसल्स और बोन्स, मसल्स अटैच्ड है. वो मसल के बोन के ऊपर मसल्स अटैच्ड है. अच्छा. Right? Muscles attached है. Unless and until we power that muscle and we power that thing to move over it, right? हम कितनी बार दिन में ऐसे ऐसे कर ले, that is not an useful exercise. That will never help osteoporosis. That will never help calcium deposition in the bone, right? Right? But when we do exercise, we will weight that thing, we will resist it, and then we will do. Then what will happen is bone के ऊपर muscle पूरा move होएगा. अच्छा. That will rush the blood, मतलब rush the blood inside the bone, and then that blood will contain calcium, which will be deposited in all the trabecular patterns. दोस्तों यहाँ वक्त तो चला है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज इंडिया. हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. देखिए, वैसे तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस है ऑस्टियोपोरोसिस जानने के लिए. ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, सबसे पहले तो देयर आर मेनी. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. अगर मैं ये जानना चाहूंगी कि पता कैसे चले कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बीमारियों की जानकारी हमें तब पता चलती है जब वो 80% तक पहुंच जाता है. डेफिनेटली. और तब तक उस पर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कैसे हम पता लगाएं जिससे हमें जल्दी पहले ही स्टेज में पता चले कि हमें इस तरह की बीमारी है. देखिए, वैसे तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस है ऑस्टियोपोरोसिस जानने के लिए. ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, सबसे पहले तो देयर आर मेनी इन्वेस्टिगेशंस, जैसे सीरम कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल, बाय PTH पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, देन कमिंग टू DEXA स्कैन एंड मेनी. बट जो कैल्शियम लेवल होती है ब्लड की, सीरम कैल्शियम लेवल, All it is not डॉक्टर के पास जाके कराना चाहिए आइडियली. Serum calcium level is not an indicator for osteoporosis, but it will tell some information about osteoporosis, or it will tell only blood calcium level. It is not going to check your bone calcium level, right? Bone calcium level हमारी कम हो रही है because blood has to maintain its calcium level, right? तो blood calcium level बहुत बार osteoporosis में normal आता है, लेकिन अगर वो भी रिड्यूस है मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कम हो चुका है, एंड दैट इज़ वी नीड टू सीक ट्रीटमेंट फॉर दैट अर्ली फास्ट. सेकेंड थिंग, विटामिन डी लेवल आजकल मैं इफ आई सी एंड आई डू विटामिन डी लेवल इन माई पेशेंट्स, हार्डली आई सी एनीवन हैविंग नॉर्मल लेवल्स. Hardly I see, very rarely. Means if I do 10 patients vitamin D level in a day or in a week time, in 2 or 3 days time, only one will come normal. And normal level is above 30. I believe that above 30 is normal. FDA approves above 50 is normal, but according to our Indian standard, I take as 30, above 30 is normal, but they have only 6, 7. I don't know what they are doing at home. So much of pain, and they are just mingling at home. विटामिन डी लेवल इतना कम अगर होता है और उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जिससे हमें ये पता लगे कि हम जल्दी डॉक्टर के पास जाएं? At the age of 40,
every female should do her calcium, vitamin D वो level, रेगुलर चेकअप होना cholesterol, चाहिए yeah, cholesterol, 40 एज होने blood के sugar, बाद। yes. अच्छा। Every 40 years female has to do this test. Regarding bone, her serum calcium level, urinary calcium level is more important, because if calcium loss is there, we need to know that. And second thing, vitamin D level and DEXA scan. ये डेक्सा स्कैन क्या होता है? DEXA scan is a dual energy X-ray absorptiometry. उसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है, हमारे बोन में मिनरल डेंसिटी कितनी है, अच्छा। वो डिटेक्ट करते हैं डायरेक्टली इन अ हिप एंड अ स्पाइन, क्योंकि अगर वो लो है तो ही उनको ऑस्टियोपोरोसिस है. एंड इट डिटेक्ट्स नॉर्मल बोन, ऑस्टियोपेनिक बोन एंड ऑस्टियोपोरोटिक बोन. अच्छा। that is a beauty of that DEXA scan. अगर DEXA scan -1 के ऊपर है, it is a scale of 0, -1, 2.5, it is a scale like that. अगर DEXA scan -1 के ऊपर है, you are a normal individual, you don't need to seek a treatment. आपको treatment की ज़रूरत नहीं है. You are very happy individual. At the age of 40, if I have that, definitely I'll be very happy person. If -1 से -2.5 तक है, तो you are osteopenic, means you need to understand the tsunami is going to hit you right now. So you need to understand that you need to seek some treatment, you need to do some dietary modifications, you need to do some exercises, and you would be okay after -1. There you can avoid your fracture. अच्छा। Don't let tsunami to hit you, right? This is a osteopenic phase, and there you need a treatment. There you need to seek a treatment or lifestyle modification, whatever. And if you are below -2.5, you need to see an orthopedic surgeon. Means he can, तो if ऐसे he had a patients क्या fall, -1 ऐसे से पेशेंट आ सकते हैं? -2.5 का पेशेंट अगर जस्ट यहाँ पे पानी गिरा है और वो स्लिप हो गया और गिरा, he is 90% he is going to have an fracture of his hip, and all his life would change after that. But we can change this. See, we can live longer, first thing. We can live a quality life, second thing. Both things are important. We have to live longer. It is not bad that ऐसा कोई खराब तो नहीं है मैं 10 साल ज़्यादा जी लूँ, कोई खराब नहीं है, एंड 10 साल अच्छे से जी लूँ. तो राइट नाउ अगर ऑस्टियोपेनिक फेज में है -1 to -2.5 योर DEXA स्कैन इज शोइंग, देन यू नीड टू हैव ट्रीटमेंट तब राइट नाउ. हमारी bones अभी को हम लेना है, बचा सकते अभी हैं। बचा सकते हैं, बिकॉज वंस इट गो टू -2.5, फिर no, कुछ नहीं हो सकता। only doctor can help you at that अच्छा। point, because and doctor can bring you only to the osteopenic phase. normal आने के लिए बहुत ज़्यादा 3 साल 4 साल लगेंगे, एंड 4 साल के पीरियड में कभी भी पानी गिर सकता है और गिर सकता है, एंड जो दे कुछ हैव भी अ साइड हमें इफेक्ट. करना है वो osteopenic ऑस्टियोपेनिक फेज में ही करना है। that you need बिल्कुल, to बिल्कुल। understand. दोस्तों आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हम ऐसे पेशेंट्स की राय जानते हैं जिन्हें इस तरह की तकलीफ है। आइए देखते हैं। कुछ साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद वैसा चल फिर रहा था, ठीक था. मैं एक दिन गिर पड़ा, बारिश के दिन गिर पड़ा, जून महीने में. गिरने की वजह से मेरा ये जो पैर है यहाँ से पूरा फ्रैक्चर हो गया. तो ये फ्रैक्चर हो गया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर था. तो पीयूष ढवड़े साहब ने ऑपरेशन किया और उन्होंने वो रॉड डाला है और स्क्रू वगैरह डाला. और उसके बाद मैं घर में था, मुझे कुछ आराम महसूस होने लगा. फिर मैं वॉकर के ऊपर चलने लगा और 2 महीना चला. 2 महीना चलने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला मुझे, ढवड़े साहब ने, कि अब आप स्टिक लेके चल सकते कंफर्टेबल. तो बाद में मैंने हिम्मत किया, तो 1-2 महीना और तकलीफ हुई मेरे को, मगर अभी मैं बराबर चलता हूँ. 2 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ. माझा ॲक्सिडेंट लुधियानाला झालेला आहे. लुधियानावरून मी फ्रॅक्चर कंडिशनमध्येच आलेलो. फ्रॅक्चर कंडिशनमध्येच आलेलो आणि फ्रॅक्चर कंडिशनमध्ये असतानासुद्धा मला निमोनिया झाला, त्यामुळे लोटसला हलवलं गेलं होतं. आणि ते 8 दिवसानंतर माझं दोन्ही पायाचं ऑपरेशन झालं आणि व्यवस्थित झालं. त्याचप्रमाणे त्यानंतर मी 1.5 महिन्यानंतर मी वॉकरवर आलो आणि वॉकरनंतर 8 दिवसांनी मी
सिंगल स्ट्रिकवर आलो. सिंगल स्ट्रिक सोडून आता मी व्यवस्थित चालतो आहे आणि माझे ऑपरेशन व्यवस्थित झालेले आहे. सावंगी गाव आहे एक खेड म्हणून बेलसावंगी म्हणून तिथून आलो आम्ही. आणि हा त्रास असल्यामुळे म्हणजे डॉक्टरला ह्या भेटलो. त्यांनी म्हणजे हे ऑपरेशनचं म्हणजे सांगितलंच की बा हे एवढे हिप जॉईंट खराब झाले, तुम्हाला ऑपरेशनशिवाय इलाज नाही. त्यामुळे या डॉक्टर साहेबांना पहिले एका पायाचं केलं तर मला 7 दिवसातच म्हणजे एकदम मी दवाखान्यातच चालायला लागली. ऑपरेशनच्या अगोदर माझ्याकडून म्हणजे 2-3 पावलं चालता नाही आहे. दोन्ही पायाचा काय एकदमच पोरं हात धरून बाथरूमला नेत होत. पियुष धवळे म्हणून त्याची माहिती दिली, त्याप्रमाणे आम्ही दवाखान्यात आलो. तर त्यांनी अशी माहिती दिली का बा तुम्हाला ऑपरेशनशिवाय इलाज नाही, तुमचे हिप जॉईंट खराब झाले. आम्ही त्याच्यावर 1-8 दिवस विचार केला, नंतर दवाखान्यात आलो. त्याप्रमाणे आम्ही एका पायाचं ऑपरेशन आधी केलं, त्याच्यानंतर 1.5 ते 2 महिन्यानं दुसऱ्या पायाचं झालं. आणि ऑपरेशन नंतर 1 किलोमीटर मी जात आहे, शेतात पण जातो. आता ऑपरेशन झाल्यानंतर एकदम म्हणजे असं वाटत आहे का बा आपण चांगलंच झालं आहे. डॉक्टर पियुष ढवळे त्यांनी म्हणजे बा एकदमच बिलकुल देवाना त्याच्या हाताले फारच त्याला म्हणजे वेळ दिला आहे. नाही तर असंही तब्येत झाली होती का बा आता आपण ह्याच्या पुढे वाचतच नाही, आपला हा आखरी टाईम आलेला आहे. आणि आता म्हणजे पोराबाळाचे विचार असे बदलले ते का आता काय करावं आहे. डॉक्टर ढवळे जे आहे हे तो मला ह्या नागपूरमध्ये पण चांगलेच वाटले असं म्हणाले हरकत नाही, हे आपण स्पष्ट बोलतो. और आज मैं उम्र में 75 साल है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती और ज़्यादा ये भी नहीं कर सकती, पर फिर चलते चलते मेरे पैर फंस गए हो गए, तो मेरा पैर टूट गया. क्यों डॉक्टर है बोले चलना है क्या, बोले चलो बता देंगे बोले. मैं बोली चलो. अब पैसे की गड़बड़ थी मेरी भी, फिर भी मैंने गए उमा के भरोसे गई. फिर डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया तो पैर में हड्डी टूट गई. पैर में हड्डी का ये राड बैठाना है, तो कमर में भी गैप है, कमर कभी टच हो गई थी हड्डी, और उसमें भी मनके में भी गैप है. तो सब बातें होके मेरा ऐसा हो गया था, तो मैं परेशान हो गई थी. फिर वो डॉक्टरों ने सोचा, मैं प्रियुष डॉक्टर ने बहुत अच्छा इलाज किया, मेरा बहुत अच्छा इलाज किया. मैं कह नहीं सकती आपको कि मेरा इलाज इतना अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ. 80 साल की उम्र में हड्डियाँ सब हो कमज़ोर. पहले एक बार पिछल के गिरा था तो ये पैर का ऑपरेशन हुआ था, और बाद में अभी 30-35 साल बाद में फिर ये पैर पे गिरा. ये पैर पे गिरने से उठना नहीं हुआ, चलना फिरना नहीं हुआ. तो शाम को यहाँ ये दवाखाने में हुआ भर्ती, तो लेटा. तो इन लोगों ने बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो मैं बोला जो आप जो भी करना चाहते हो आप करिए. तो इन्होंने फिर इनकी टीम है डॉक्टरों की, इन्हें बुलाया और इन्होंने इतना अच्छा ढंग से ऑपरेशन करे कि मैं समझ नहीं आया कि ऑपरेशन होगा. जो डॉक्टर लोग थे सब जाके बोलते थे कि भाई मैं रीढ़ में हड्डी में इंजेक्शन देते, उससे तुमको ये होगा वो होगा. यानी हर बात का और ऑपरेशन होए तक के मेरे को मालूम रहा कि भाई मेरे को कुछ हो नहीं रहा. और फिर यहाँ ऑपरेशन पूरा हो गया, लाए बेड पे, तो भी उतना मालूम ही नहीं हुआ था दर्द जैसा पहले मालूम हुआ था कि आते वक्त में. सब में बड़ी बात यह है कि इनका स्वभाव प्रेमल इतना है कि ऐसा मालूम ही नहीं हुआ कि भाई मैं गिरा हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं यहाँ आया हूँ. कुछ नहीं. इनका ट्रीटमेंट और इनका स्वभाव, इनका स्टाफ इतना अच्छा है कि हर बात में मेरे को कुछ मालूम हुआ ना, ऐसा मालूम है कि मैं मालूम वाला तो घर में हूँ. हम आहार डिस्कस करने से पहले एक बार एक्सरसाइजेस के तरफ ध्यान देंगे, बिकॉज एक्सरसाइजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसे कि इसके पहले भी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि डाइट किस तरह से होना चाहिए। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पोषक आहार हमारे बॉडी में अच्छे से जाते नहीं हैं और हमें बीमारियां होती हैं। शुरू में जैसे आपने बताया कि पेस्टिसाइड्स बॉडी में जाने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो किस तरह का डाइट हमें लेना होगा जिससे हम इससे बचें? मैं डाइट के बारे में जानना चाहूँगी। हम आहार डिस्कस करने से पहले एक बार एक्सरसाइजेस के तरफ जी, ध्यान देंगे, बिल्कुल। बिकॉज एक्सरसाइजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है उसके अंदर एक्सरसाइजेस आर प्ले अ मेजर रोल देन डाइटरी इनटेक। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइजेस में ऐसा है कि चार चीज़ें, एक जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें 4 थिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। द एक्सरसाइज शुड बी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, पहली चीज़। इट शुड बी रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, मीन्स इट शुड बी वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। थर्ड थिंग, इट शुड बी पोस्चर ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जी बिल्कुल। अगर ये चार ये जो चीजें चारों एक्सरसाइज, चीजें हैं, ये हाँ, चारों एक्सरसाइज जो है इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, सिर्फ घुटना मोड़ना है और यहाँ टिकाना है, 1 2 3 4 5 और सीधा करना है, फिर ये मुड़ना है और फिर सीधा करना है। वैसे ही फिर दूसरे पैर के साथ सेम, ये पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए और दूसरा पैर आपको ऊपर उठाना है यहाँ से यहाँ तक, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी कसरत है जो पैर पूरा मोड़ना है और पूरा पैर पेट पे लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी वो कमर उठाने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सर और हिप्स दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, सिर्फ स्पाइन को कर्व करना है। तुरंत उठाओ, 1 2, मेरा हाथ पूरा नीचे चले गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बिल्ली की तरह ऐसे गर्दन निकालनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊँट की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू नीड सम सपोर्ट इन फ्रंट, ऐसे सपोर्ट लेके आपको पीछे बैठना है। एंड फॉर प्रिकॉशन यू कैन कीप अ चेयर देयर सो दैट यू शुड नॉट फॉल इफ यू लूज योर बैलेंस, राइट। सिर्फ ऐसे ऐसे कसरत करनी है। यू हैव टू जस्ट लिफ्ट योर एंकल लाइक दैट, you do it, stretch your body, that's it, stretch your body that way। जी, हमने एक्सरसाइज तो देख लिए हैं और आई होप कि ऑडियंस को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है और ये ज़रूर हेल्प करेंगी उनके अच्छे हेल्थ के लिए। बट डाइट किस तरह से होना चाहिए ये भी मैं जानना चाहूँगी। ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली जो कमी होती है वो विटामिन डी और कैल्शियम की होती है बॉडी के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम डाइट में मैक्सिमम दे पाए तो ऑस्टियोपोरोसिस वी कैन अवॉइड। मीन्स अगर ऑस्टियोपेनिक फेज में है वो पेशेंट तो ही कैन गो टू द नॉर्मल फेज। कैल्शियम डाइट डेफिनेटली सभी को पता है, जैसे मिल्क इज़ अ हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। लगभग 300 ml मिल्क में रफली 122 mg ऑफ कैल्शियम होता है। देन चीज़ इज़ अ हाई कंटेंट, लेकिन लो फैट चीज़ देर आर इन द मार्केट में हमको मिलता है, लो फैट चीज़ मिलता है, टोन्ड मिल्क मिलता है। टोन्ड मिल्क इज़ अ लो फैट मिल्क, इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड थिंग इज़ फोर्टिफाइड फूड। जस्ट सी, अपन मार्केट में जाते हैं कुछ सब्जी खरीदने, कुछ ये खरीदने, वाई यू डोंट सी फॉर द फोर्टिफाइड। अगर फोर्टिफाइड है, फोर्टिफाइड मीन्स द कंटेंट हैज़ बीन एडेड इन दैट। फॉस्फोरस ऐड करते हैं, इट इज़ रिटन, ऑलवेज रिटन देयर। अब थोड़ा सा पढ़े अगर पेशेंट तो रियलाइज होगा उसको, अरे वाह इसमें कैल्शियम भी है, इतना कैल्शियम है, इतना ये है, इतना ये है। यू कैन कैलकुलेट हाउ मच कैल्शियम यू आर टेकिंग इन अ डे। ये क्या सचमुच बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है? Yes, fortified food is healthy, fortified. But if company is making name regarding that, then I'll say कि कोला, ये चीज़ें वो चीज़ें, they are always bad things. कोला is very bad for it is osteoporosis बढ़ाता है। जो हम कोका कोला या ये पीते हैं, ये osteoporosis बढ़ाते हैं। And fortified food is always good. They are preserved, I believe that they are preserved, but pesticides से खाने से अच्छा कभी भी ये food खाओ, at least, because right now we don't have any option, that you need to understand.
कुछ ऑप्शन न होने की वजह से हमें वजह से fortified food, वी नीड फोर्टिफाइड सोयाज, फोर्टिफाइड, ये बहुत सारे फूड्स अवेलेबल है. एंड द कैल्शियम कंटेंट, द फॉस्फोरस कंटेंट, द पोटेशियम कंटेंट इज बीन एडेड इन दैट. तो वी कैन हैव अ डाइटरी ये. एंड अभी फॉस्फोरस और पोटेशियम दे आर कमिंग, मेनी कंपनीज आर कमिंग एंड साइंटिस्ट आर सेइंग दैट दे आर रिलेटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस, बट देयर इज नो पर्टिकुलर स्टडी कि फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है. बट देयर इज अ वेरी गुड स्टडी दैट कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है. इट इज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड राइट नाउ, राइट. तो कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होना ही चाहिए. देन वी हैव कैल्शियम कंटेंट इन ऑरेंजेस, फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में होता है. सीताफल होता है, सीताफल में होता है. देन इन ड्राई फ्रूट्स यू हैव आलमंड, बादाम, बादाम में हाई कैल्शियम डाइट होता है. स्पैनिच, देन गार्लिक, ब्रोकोली एंड ऑल काफ़ी सारे हैं. कैबेजेस, पत्ता गोभी में हाई कैल्शियम डाइट होता है. तो ये चीज़ें आप इंक्रीज कर सकते हैं. कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी पर से यू डोंट गेट मच इन द डाइटरी सप्लीमेंट, बट मिल्क कंटेन्स विटामिन डी फर्स्ट. या milk contains vitamin D. I don't know the exact quantity of vitamin D, but it is something around 200 ml, I think 10 or 5 international unit, very low. And second thing, sunlight is most important for vitamin D synthesis. क्या होता है कि अपन जो भी विटामिन डी लेते हैं उसका एक्टिव कन्वर्शन जो होता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है वो बहुत लेबाइल होता है. लेबाइल मतलब बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट. तो सनलाइट जैसे ही तुम्हारे यूवी रेज नॉट एग्जैक्टली सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज जैसे ही आपके स्किन को टच करते हैं, द स्किन के डर्मिस के लेवल के नीचे विटामिन डी सिंथेसाइज होता है. देन दैट गोज इनटू द ब्लड, गोज इनटू द इंटेस्टाइन, takes up the calcium and deposit in the bones. So in the morning time if you take calcium medication that would help you. And in the morning time if you take a sunlight where you have ultraviolet light which is filtered in that layer, something they are called, that is the reason why I say that you should do exercises in the morning because morning में बहुत सारी चीजें बदल जाती है. बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने स्टार्ट टू एंड अभी तक दी है. और ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचे, एक्सरसाइज किस तरह से करें, डाइट कैसा होना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स को, ऑडियंस को ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए. लेकिन मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को संदेश दें जिससे वह ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचें. मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है. एंड ये मैं कहना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक धीरे धीरे अपने सोसाइटी में इतना बढ़ जाएगा कि हर तीसरे बंदे को या हर चौथे बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस वुड बी देयर, वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है उसको. तो मैं ये कहना चाहूँगा इट इज़ जस्ट लाइक अ सुनामी. वो सुनामी आने वाली है, अभी जस्ट पानी वापस पीछे जा रहा है. तो इट इज़ नॉट अ टाइम यहाँ पे अपने को सिर्फ वहाँ पे खड़े रहना है, अरे वाओ व्हाट इज़ अ सीन, पानी, समंदर का पानी पीछे जा रहा है, बट इट इज़ गोइंग टू कम टू यू. यहाँ से यू नीड टू सीक ट्रीटमेंट राइट नाउ. तुम जब ऑस्टियोपेनिक फेज में हो, जब आपका कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल और बोन मैरो में आपको दिख रहा है कि -2.1 टू -2.1 में आप हो, ऑस्टियोपेनिक फेज में हो, तभी आपको उसके लिए प्रिवेंशन के लिए कुछ करना है, राइट. अगर आप अभी एक्ट नहीं करोगे, अभी यहाँ से भागोगे नहीं, तो यू मे दैट विल हिट यू, द सुनामी विल हिट यू, द ऑस्टियोपोरोसिस विल हिट यू. तो ये आपको ध्यान रखना है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ स्टूडियो में आए और अच्छी जानकारी हमें दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर पीयूष ढवले जो कि एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने हमें बताया ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी क्या होती है और इस बीमारी से बचने के लिए डाइट किस तरह से लें, एक्सरसाइज किस तरह से करें, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और किस तरह से इससे बचें. तो अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे, और अगर हम हेल्दी है तो हमारा देश हेल्दी है. सो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, किसी और समस्या के समाधान को लेकर. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.